डियर स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक चैनल में सी प्रोग्रामिंग सीखने के इस वीडियो लेक्चर में आज हम लेसन 8 फंक्शन के लेक्चर 1 में सी प्रोग्रामिंग में फंक्शन के बारे में समझेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लेक्चर के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपने अब तक लेसन 1 इंट्रोडक्शन टू सी, लेसन 2 बेसिक्स ऑफ सी, लेसन 3 अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस, लेसन 4 सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, लेसन 5 इटरेटिव स्टेटमेंट्स, लेसन 6 एरेज, लेसन 7 स्ट्रिंग के इन 7 वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ, या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। लेसन 8 फंक्शन, लेक्चर 1 फंक्शन। आज की वीडियो लेक्चर का ऑब्जेक्टिव एंड कंटेंट्स। आज की वीडियो में हम फंक्शन, उसके नीड और एडवांटेज को समझेंगे, फंक्शन के टाइप को देखेंगे, फंक्शन की प्रॉपर्टी को समझेंगे, फंक्शन के सिंटैक्स और एग्जाम्पल को समझेंगे, फंक्शन के एस्पेक्ट्स, डिक्लेरेशन, डेफिनेशन, कॉल, पैरामीटर्स, रिटर्न वैल्यू को समझेंगे। एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल भी होगा और वीडियो लेक्चर के अंत में आपके लिए क्वेश्चन भी होगा और उस क्वेश्चन का सही जवाब देकर आप सी लैंग्वेज की सीरीज के अंत में एक प्राइज भी जीत सकते हैं। तो चलिए वीडियो लेक्चर को एंजॉय करते हैं। फंक्शन ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसे हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। फंक्शन में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं। फंक्शन द्वारा हम एक लार्ज टास्क को छोटे छोटे स्मॉल पार्ट में सब डिवाइड करते हैं। ये सारे छोटे टास्क उस प्रोग्राम के पार्ट होते हैं जिसे हम सब प्रोग्राम कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रोग्राम बहुत सारे फंक्शन का कलेक्शन होता है। उनमें से एक फंक्शन मेन होता है जिसे हम अब तक प्रोग्राम में बनाते आ रहे हैं। नीड फॉर फंक्शन, जैसा कि हमने समझा कि फंक्शन द्वारा हम एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को मल्टीपल छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड कर सकते हैं और इसके बहुत सारे फायदे हैं। चलिए जिसे हम फंक्शन के एडवांटेज में समझते हैं। एडवांटेज ऑफ फंक्शंस। एक लार्ज प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड करना, इसे हम कहते हैं मॉड्यूलर अप्रोच। ऐसा करने से प्रोग्राम को बनाना, पढ़ना, समझना और मेंटेन करना आसान हो जाता है। अगर प्रोग्राम फंक्शन वाइज बना हो तो एरर को ढूंढना और रिमूव करना आसान हो जाता है, जिसे हम कह सकते हैं इजी टू डिबग। कोड को डिबग करना मतलब एरर को ढूंढना और ट्रेस करना आसान हो जाता है अगर हम प्रोग्राम फंक्शन द्वारा बनाते हैं। तो कोड के रिपीटेशन को अवॉइड करना, इसे हम कह सकते हैं कोड रिड्यूस। अगर हम प्रोग्राम को फंक्शन द्वारा बनाएं तो किसी कोड को हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती है। हम एक बार फंक्शन में कोड को रखते हैं और उसे बार बार कॉल करके यूज करते हैं। इसी से जुड़ा हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूव रीयूजिबिलिटी ऑफ द कोड, मतलब कोड रीयूजिबिलिटी। अगर प्रोग्राम फंक्शन द्वारा बना हो, बार बार यूज कर सकते हैं अगेन एंड अगेन जितनी बार चाहे। तो ऐसे बहुत सारे फायदे हैं अगर हम प्रोग्राम को फंक्शन द्वारा बनाए तो। चलिए अब हम फंक्शन के टाइप्स को समझते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शंस। सी प्रोग्रामिंग में दो तरह के फंक्शन होते हैं। एक जिसे हम लाइब्रेरी फंक्शन कहते हैं। लाइब्रेरी फंक्शन प्री डिफाइंड फंक्शन होता है जो सी लैंग्वेज के हेडर फाइल में डिक्लेयर्ड है। अब तक हमने जो प्रोग्राम बनाया है उसमें हमने बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शन को यूज किया है, जैसे कि स्कैनफ, प्रिंटफ, गेट्स, पुट्स, गेटch, clr, पाव फंक्शन। ये सारे कुछ प्री डिफाइंड हेडर फाइल में अवेलेबल लाइब्रेरी फंक्शन है। दूसरा है यूजर डिफाइंड फंक्शन। ऐसे फंक्शन जो प्रोग्रामर द्वारा क्रिएट किया जाता है उसे हम यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। हम अपने प्रोग्राम में अपने नीड के अकॉर्डिंग फंक्शन बना सकते हैं। चलिए अब हम फंक्शन क्रिएशन के सिंटेक्स को समझते हैं। सिंटेक्स फॉर क्रिएटिंग फंक्शन। अगर हम फंक्शन के क्रिएशन के सिंटेक्स को समझे तो सबसे पहले जो आएगा वो है फंक्शन प्रोटोटाइप। फंक्शन प्रोटोटाइप में रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और विद इन पैरेंथेसिस हम पैरामीटर लिस्ट को लिखेंगे। इसके बाद हम ब्लॉक क्रिएट करेंगे जो फंक्शन बॉडी कहलाएगा। ये जो कर्ली ब्रेसेस देख रहे हैं आप, ये फंक्शन बॉडी है जिसके अंदर हम फंक्शन के स्टेटमेंट को लिखेंगे। हमें जो लॉजिक को इम्प्लीमेंट करना है उसे हम इस फंक्शन बॉडी के अंदर लिखेंगे। तो इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट होंगे और जो लास्ट स्टेटमेंट होगा वो रिटर्न होगा। रिटर्न स्टेटमेंट में हम रिटर्न कीवर्ड और वैल्यू को यूज करेंगे। चलिए अब हम फंक्शन सिंटेक्स के क्रिएशन को एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल फॉर क्रिएटिंग फंक्शन। अगर हम फंक्शन क्रिएशन के एग्जाम्पल को समझे तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये फंक्शन प्रोटोटाइप है। दिस इज कॉल्ड फंक्शन प्रोटोटाइप। और फंक्शन प्रोटोटाइप में रिटर्न टाइप में हमने इंट यूज किया है। इंट इसलिए यूज किया है क्योंकि फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो इंट टाइप का है। अगर ये फ्लोट टाइप का होता तो हम यहाँ पर फ्लोट यूज करते, और अगर फंक्शन कोई वैल्यू को रिटर्न ना करे तो हम वहाँ पे वॉइड यूज करेंगे। नेक्स्ट है फंक्शन नेम। फंक्शन नेम में हमने कैलकुलेट लिखा है। फंक्शन पैरामीटर में वॉइड है। वॉइड हम तब यूज करते हैं जब फंक्शन का पैरामीटर कोई वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता है। इसके जगह पे हम इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। नाउ कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज, इसे हम फंक्शन बॉडी या ब्लॉक कहेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये फंक्शन बॉडी है और इसके अंदर हम मल्टीपल स्टेटमेंट को अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग उसे इंप्लीमेंट करेंगे।
नाउ लास्ट स्टेटमेंट जो होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो रिटर्न होगा। इसके लिए हम रिटर्न कीवर्ड को यूज करेंगे, रिटर्न कीवर्ड और वैल्यू। तो इस तरह से हमने फंक्शन क्रिएशन के एग्जाम्पल को समझा। चलिए अब हम फंक्शन के डिफरेंट एस्पेक्ट को समझते हैं। फंक्शन एस्पेक्ट्स। फंक्शन एस्पेक्ट्स में हम फंक्शन के डिक्लेरेशन, डेफिनेशन और फंक्शन कॉल को समझेंगे। फंक्शन डिक्लेरेशन, ये वो स्टेटमेंट होता है जो फंक्शन प्रोटोटाइप को कंटेन करता है। फंक्शन प्रोटोटाइप फंक्शन के नेम, रिटर्न टाइप, पैरामीटर लिस्ट और ऑर्डर को कंटेन करता है। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है। रिटर्न टाइप फंक्शन नेम विद इन पैरेंथेसिस पैरामीटर लिस्ट सेमीकोलन। फंक्शन डेफिनेशन, ये एक्चुअल फंक्शन होता है जिसमें फंक्शन बॉडी होता है और इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट होते हैं। इसमें हम सारे सोर्स कोड को लिखते हैं इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है। रिटर्न टाइप फंक्शन नेम विद इन पैरेंथेसिस पैरामीटर लिस्ट, ये पैरामीटर फॉर्मल पैरामीटर होते हैं, और कर्ली ब्रेसेस जिसे हम बॉडी कहते हैं, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर स्टेटमेंट। नाउ फंक्शन कॉल, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो कंट्रोल फंक्शन के पास जाता है जिस फंक्शन को हम कॉल किए हैं, और उस फंक्शन के सारे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है। फंक्शन नेम विद इन पैरेंथेसिस एक्चुअल पैरामीटर सेमीकोलन। चलिए इसे अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन, डेफिनेशन एंड कॉल। अगर हम फंक्शन को मेन के नीचे डिफाइन करें तो हमें फंक्शन को पहले डिक्लेयर करना होता है। डिक्लेरेशन कुछ इस तरह से होता है। ये जो देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, ये फंक्शन डिक्लेरेशन है। उसके बाद हम मेन फंक्शन को अगर डिफाइन करें, और इस मेन फंक्शन में आप जो देख रहे हैं कैलकुलेट, ये फंक्शन कॉलिंग है, और ये फंक्शन डेफिनेशन है। दिस इज फंक्शन डिक्लेरेशन, दिस इज फंक्शन कॉलिंग, और दिस इज फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन को डिक्लेयर हम तब करते हैं अगर हम फंक्शन को मेन के नीचे डिफाइन कर रहे हो। डिक्लेरेशन में ध्यान दीजिएगा, फंक्शन रिटर्न टाइप जो कि यहाँ पर इंट है, मतलब फंक्शन इंट टाइप के वैल्यू को रिटर्न करेगा। फंक्शन नेम विद इन पैरेंथेसिस डेटा टाइप ऑफ द पैरामीटर नाउ सेमीकोलन। यहाँ पे हमने पैरामीटर के डेटा टाइप को नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन कॉल हो रहा है उसमें हमने कोई वैल्यू को पास नहीं किया है। अगर हम फंक्शन कॉलिंग में वैल्यू को पास करें तो हमें यहाँ पर फंक्शन के पैरामीटर के डेटा टाइप को मेंशन करना होगा। ये फंक्शन डेफिनेशन है, और इसमें आप देख रहे हैं फंक्शन रिटर्न टाइप फंक्शन नेम पैरेंथेसिस। फंक्शन बॉडी के अंदर हम लॉजिक को रखेंगे। जो लास्ट स्टेटमेंट होगा वो रिटर्न स्टेटमेंट होगा, रिटर्न विद वैल्यू, और यहाँ पे जो वैल्यू होगा उसके अकॉर्डिंग हम फंक्शन के रिटर्न टाइप को यूज करेंगे। अगर ये रिटर्न टाइप इंट टाइप का होगा तो हम यहाँ पर इंट यूज करेंगे। अगर फ्लोट होगा तो फ्लोट, मतलब रिटर्न टाइप का डेटा टाइप जिस टाइप का होगा हमें फंक्शन के रिटर्न टाइप में उस टाइप के डेटा टाइप को यूज करना है। हमने यहाँ पर 0 यूज किया है और 0 इंट टाइप का होता है, इसलिए हमने यहाँ पर रिटर्न टाइप इंट यूज किया है। तो यहाँ पे हमने समझा फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन कॉल। ये जो स्टेटमेंट है फंक्शन कॉल, जब फंक्शन कॉल होगा तो कंट्रोल जिस फंक्शन को हमने कॉल किया है वहां पर जाएगा और उसके सारे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा जो फंक्शन बॉडी के अंदर होंगे, और नाउ फंक्शन रिटर्न बैक कॉलिंग स्टेटमेंट में आएगा। अगर हम प्रोग्राम में फंक्शन को मेन के ऊपर डिफाइन करें तो हमें फंक्शन डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती है। वो कुछ इस तरह से होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने फंक्शन को मेन के नीचे डिफाइन किया है। ये यूजर डिफाइन फंक्शन है जिसे हमने मेन के नीचे डिफाइन किया है। अगर ये मेन के ऊपर डिफाइन होता तो हमें डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं होती। वो कुछ इस तरह से होता। अब जो आप देख रहे हैं यूजर डिफाइन फंक्शन मेन के ऊपर डिफाइन किया हमने, तो फंक्शन डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। फंक्शन डेफिनेशन ही एनफ है। नो नीड ऑफ फंक्शन डिक्लेरेशन। ये फंक्शन डेफिनेशन है और ये फंक्शन कॉलिंग। तो अगर हम फंक्शन को मेन के ऊपर डिफाइन करें तो डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं होती है। चलिए अब हम फंक्शन के एग्जाम्पल को प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने कोडब्लॉक आईडी को ओपन कर रखा है और फाइल को भी सेव कर रखा है function1.c के नाम से। हम यहाँ पर फंक्शन के एग्जाम्पल को देखने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर हेडर फाइल इंक्लूड कर देता हूँ, include include stdio.h। नाउ हम यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन करने जा रहे हैं। ये फंक्शन हम बहुत पहले से डिफाइन करते आ रहे हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ सबसे पहले डेटा टाइप void void और फंक्शन का नेम मेन। ये फंक्शन हमारे लिए कुछ नया नहीं है। आप ध्यान दीजिए, आप फंक्शन के प्रोग्राम को पहले से ही बनाते आ रहे हैं, बट हमने अभी तक सिर्फ मेन फंक्शन बनाया है। नाउ मेन फंक्शन का हमने बॉडी स्टार्ट किया और मैं यहाँ पर एक मैसेज लिख रहा हूँ प्रिंट एफ, और इस प्रिंट एफ में जो मैं मैसेज लिख रहा हूँ वो है हाई फ्रॉम मेन नाउ सेमीकोलन। ये हमने एक फंक्शन डिफाइन किया मेन फंक्शन, और हम अभी तक अपने सारे प्रोग्राम में मेन फंक्शन डिफाइन करते ही आ रहे हैं, बट हमें आज
मेन फंक्शन के अलावा यूज़र डिफाइंड फंक्शन, एक्चुअली मेन फंक्शन भी एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, बट मेन एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसे कंपाइलर भी समझता है और हम भी समझते हैं, और इस फंक्शन को कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये ऑटोमेटिकली कंपाइलर द्वारा एग्जीक्यूट होता है। बट हम जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे उसे हम आज देखने वाले हैं। अगर हम इसे अभी रन करें तो आपको पता है इसका आउटपुट हाई फ्रॉम मेन होगा, लेकिन अब हम एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाने जा रहे हैं। मैं मेन फंक्शन के ऊपर एक फंक्शन डिफाइन करने जा रहा हूँ। फंक्शन जब भी डिफाइन करेंगे उसका प्रोटोटाइप पहले होगा, जैसा कि अभी हमने मेन में किया था। तो सबसे पहले आप किसी फंक्शन को डिफाइन कीजिएगा तो रिटर्न टाइप होगा, और ये फंक्शन अभी कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, तो ऐसे केस में हम वॉइड लिखेंगे, void void। मेन में भी हमने वॉइड लिखा था। फंक्शन का नेम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ abc और पैरेंथेसिस। ध्यान दीजिएगा, फंक्शन के नेम के बाद हमें पैरेंथेसिस लगाना है और फिर फंक्शन के बॉडी को ओपन करना है। इसके लिए हम कर्ली ब्रेसेस यूज करेंगे। ना यहाँ पर एक फंक्शन बन गया है जिसका नाम abc है। ये एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है और इसमें हम लिख देते हैं कुछ मैसेज printf, और इसके अंदर जो हम मैसेज लिखने जा रहे हैं वो है हाई फ्रॉम abc। नाउ इस तरह से हमने अभी दो फंक्शन डिफाइन किया है, एक मेन और एक abc। नाउ अब तक हमने सिर्फ मेन फंक्शन समझा था, आज हम देखने वाले हैं ये फंक्शन कैसे वर्क करेगा। ध्यान दीजिएगा, कुछ पॉइंट है। जब भी आप एक प्रोग्राम बनाइएगा फंक्शन का, तो फंक्शन का जो नेम होगा वो एक यूनिक नेम होगा। आप अगर एक से अधिक फंक्शन बना रहे हैं तो उसका नाम कुछ अलग रखना है, आपको सेम नाम का फंक्शन नहीं बनाना है। ये एक इंडिपेंडेंट ब्लॉक है जिसमें हमने कुछ लॉजिक लिखना है। अभी हमने सिंपली एक मैसेज लिखा है हाई फ्रॉम abc। प्रोग्राम का कंपाइलेशन हमेशा टॉप टू बॉटम होगा। प्रोग्राम कंपाइल जो होगा वो सबसे पहले ये लाइन होगा, उसके बाद ये, और ऐसे करते हुए सारे लाइन कंपाइल होंगे। लेकिन प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होगा। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा? मेन से। अगर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होगा तो सबसे पहले आएगा हाई फ्रॉम मेन, और ओनली हाई फ्रॉम मेन आएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका जो फंक्शन है इसे कंपाइलर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट नहीं करेगा। कंपाइलर सिर्फ मेन फंक्शन को ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करता है। अगर हमें abc फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है तो हम इसे कॉल करना होगा। चलिए अभी हम इसे कॉल नहीं कर रहे हैं और इसका आउटपुट देखते हैं क्या होता है। ये देखिए क्या है आउटपुट में, हाई फ्रॉम मेन। अगर हमें abc को भी एग्जीक्यूट करना है तो इसके लिए हमें फंक्शन को क्या करना होगा? कॉल करना होगा। मैं सबसे पहले यहाँ पर एक स्लैश एन लगा देता हूँ न्यू लाइन के लिए, और यहाँ पे भी मैं एक स्लैश एन लगा देता हूँ न्यू लाइन के लिए। अब हमें फंक्शन कॉल करना है abc को। सिंपल है, वेरी सिंपल। अगर हमें फंक्शन abc को कॉल करना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे फंक्शन नेम abc और पैरेंथेसिस सेमीकोलन। नाउ दिस इज फंक्शन कॉल। इसे हम कहते हैं हमने abc फंक्शन को कॉल किया। अब अगर abc फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है तो कंट्रोल abc फंक्शन के पास जाएगा और abc फंक्शन के बॉडी के सारे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन याद रखिएगा, सबसे पहले मेन एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि मेन से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू होता है। तो सबसे पहले अगर मेन एग्जीक्यूट होगा तो क्या आएगा आउटपुट में? हाई फ्रॉम मेन। उसके बाद abc कॉल होगा तो कंट्रोल abc के पास जाएगा और हाई फ्रॉम abc आएगा। अगर हम इसे रन करके देखें, आप देखिए आउटपुट में क्या आता है, हाई फ्रॉम मेन देन हाई फ्रॉम abc। अगर हम abc फंक्शन कॉल को यहाँ ना लिखकर जस्ट यहाँ पे लिख दें तो अब क्या होगा? फंक्शन का एग्जीक्यूशन मेन से ही स्टार्ट होगा, बट पहले abc फंक्शन कॉल होगा। जैसे ही फंक्शन कॉल होगा कंट्रोल abc के पास जाएगा और हाई फ्रॉम abc पहले आएगा, देन वापस फंक्शन रिटर्न abc के पास आएगा और फिर हाई फ्रॉम मेन आएगा। नाउ चलिए इसे रन करके देखते हैं। देखिए हाई फ्रॉम abc देन हाई फ्रॉम मेन। नाउ हम एक प्रोग्राम में एक से अधिक फंक्शन बना सकते हैं। चलिए मैं एक और फंक्शन यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ। मैंने लिखा है यहाँ पर void। फंक्शन का नाम मैं रख देता हूँ xyz, और इस फंक्शन के पैरेंथेसिस के बाद मैंने यहाँ पर xyz फंक्शन का बॉडी को स्टार्ट किया और मैंने यहाँ पर printf में एक मैसेज लिखा हाई फ्रॉम xyz नाउ सेमीकोलन। अब हमारे पास तीन फंक्शन है, एक abc, एक xyz और एक मेन, और हमने यहाँ पर abc फंक्शन को मेन से कॉल किया है, अभी xyz फंक्शन को कॉल नहीं किया है। तो इसका आउटपुट आप बता सकते हैं अभी क्या होगा? तो मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले abc फंक्शन कॉल होगा, कंट्रोल abc के पास जाएगा, हाई फ्रॉम abc आएगा, कंट्रोल वापस रिटर्न abc के पास आएगा और हाई फ्रॉम मेन आएगा। एक्चुअली xyz फंक्शन अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसे हमने कॉल नहीं किया है। चलिए इसे अब हम कॉल करते हैं। इस printf स्टेटमेंट के बाद मैं यहाँ पर xyz को कॉल कर देता हूँ। मैंने लिखा xyz, बहुत सिंपल है फंक्शन को कॉल करना, फंक्शन का नेम और पैरेंथेसिस नाउ सेमीकोलन। अब अगर हम इसे एग्जीक्यूट करें तो आउटपुट क्या होगा? एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होगा तो सबसे पहले कंट्रोल abc फंक्शन को कॉल करेगा और हाई फ्रॉम abc पहले आएगा।
देन आफ्टर कंट्रोल वापस यहाँ पे आएगा, फिर हाई फ्रॉम मेन आएगा। नाउ एक्स वाई जेड कॉल हो रहा है तो फिर एक्स वाई जेड फंक्शन कॉल होगा और हाई फ्रॉम एक्स वाई जेड आएगा। मैं यहाँ पर एक स्लैशन लगा देता हूँ और अब इसे रन करते हैं और देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है। सबसे पहले मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, हाई फ्रॉम एबीसी कॉल हुआ, कंट्रोल यहाँ पर गया, हाई फ्रॉम एबीसी आया, वापस कंट्रोल रिटर्न एबीसी के पास आया, फिर हाई फ्रॉम मेन, ये वाला मैसेज आया है हाई फ्रॉम मेन, फिर एक्स वाई जेड कॉल हुआ, कंट्रोल एक्स वाई जेड के पास गया और देन एक्स वाई जेड, हाई फ्रॉम एक्स वाई जेड। नाउ हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि हम किसी भी फंक्शन से किसी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। कैसे? अगर हम यहाँ पर ए बी सी को यहाँ ना कॉल करके मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ और हम यहाँ पर एक्स वाई जेड में ए बी सी को कॉल करेंगे। एक्स वाई जेड फंक्शन के अंदर हम ए बी सी को कॉल कर रहे हैं, मैंने लिखा ए बी सी और ये हो गया ए बी सी फंक्शन कॉल। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं हम किसी भी फंक्शन से किसी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। इवन हम एक्स वाई जेड से मेन को भी कॉल कर सकते हैं। अच्छा, अभी इसका आउटपुट क्या होगा? सबसे पहले आपको पता है अब मेन एग्जीक्यूट पहले होगा तो हाई फ्रॉम मेन पहले आएगा। मैं यहाँ पर नंबर लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ 1। हाई फ्रॉम मेन पहले आएगा, फिर एक्स वाई जेड फंक्शन कॉल होगा तो कंट्रोल एक्स वाई जेड के पास जाएगा, उसके बाद एबीसी फंक्शन कॉल होगा। तो अगर यहाँ पर एबीसी फंक्शन पहले कॉल हो रहा है एक्स वाई जेड में तो कंट्रोल यहाँ चला जाएगा एबीसी के पास। नाउ एबीसी का जो इंस्ट्रक्शन है जिसमें हमने प्रिंट एफ हाई फ्रॉम एबीसी लिखा है, ये दूसरे नंबर पे एग्जीक्यूट होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ नंबर 2। नाउ कंट्रोल वापस एबीसी के पास आएगा, अब यहाँ पर प्रिंट एफ एक्स वाई जेड एग्जीक्यूट होगा और ये होगा नंबर 3। तो इस तरह से जब एक्स वाई जेड एग्जीक्यूट हो जाएगा कंट्रोल वापस एक्स वाई जेड के पास आ जाएगा। नाउ चलिए इसे रन करके देखते हैं। ये देखिए सबसे पहले हाई फ्रॉम मेन, देन हाई फ्रॉम एबीसी, देन हाई फ्रॉम एक्स वाई जेड। तो इस तरह से देखा हमने कि हम किसी भी फंक्शन से किसी दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से इसे रिमूव कर देता हूँ और मैंने यहाँ से इसे रिमूव कर दिया। नाउ ये एक्स वाई जेड फंक्शन है और एक्स वाई जेड फंक्शन तो है नहीं। अब मैं यहाँ पर ए बी सी लिख देता हूँ, हम यहाँ पर ए बी सी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम फंक्शन को, मैं यहाँ से हटा देता हूँ इसे, अगर हम मेन के नीचे डिफाइन करें, ये फंक्शन डेफिनेशन है, फंक्शन डेफिनेशन में बॉडी होता है और उसके अंदर लॉजिक होते हैं। अगर हम फंक्शन को मेन के नीचे डिफाइन करें तो हमें फंक्शन को मेन के ऊपर डिक्लेयर करना होता है। डिक्लेयर करना बहुत ही सिंपल होता है, बस हमें यहाँ पर फंक्शन के प्रोटोटाइप को लिखना है जिसमें हम रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम, फंक्शन नेम ABC, अगर आर्ग्यूमेंट हो, पैरामीटर हो, पैरामीटर का डेटा टाइप लिखेंगे। बट अभी कोई यहाँ पे पैरामीटर नहीं है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। नाउ सेमीकोलन, तो ये होगा फंक्शन डिक्लेरेशन, ये होगा फंक्शन डेफिनेशन और ये है फंक्शन कॉल। चलिए मैं यहाँ पर इसे कमेंट में लिख देता हूँ, दिस इज फंक्शन डिक्लेरेशन। और ये जो है आप देख रहे हैं ये है फंक्शन कॉल। फंक्शन ABC को हमने कॉल किया है, यह है फंक्शन कॉल या कॉलिंग। और ये जो आप देख रहे हैं जिसमें फंक्शन बॉडी है कर्ली ब्रेसेस है और इसमें हम इंस्ट्रक्शन को लिख सकते हैं, और ये है फंक्शन डेफिनेशन। डेफिनेशन नाउ यहाँ पर हमने समझा अगर हम फंक्शन को मेन के नीचे डिफाइन करें तो हमें मेन के ऊपर डिक्लेयर करना होगा। बट अगर आप कोड ब्लॉक में वर्क कर रहे हैं तो आप फंक्शन को मेन के नीचे अगर डिफाइन करते हैं और मेन के ऊपर डिक्लेयर नहीं भी करते हैं तो भी प्रोग्राम एरर नहीं होगा, एग्जीक्यूट होगा। और इसे हम रन करके देखते हैं। नाउ हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? हाई फ्रॉम मेन। नाउ ABC कॉल हो रहा है हाई फ्रॉम ABC। चलिए नाउ इस तरह से हमने फंक्शन डिक्लेरेशन, डेफिनेशन और कॉल को समझा। अगर हम मेन के ऊपर इसे डिफाइन करें तो हमें डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। मैं यहाँ पर इसे ले आता हूँ और मैं यहाँ से इसे डिक्लेरेशन को फ़िलहाल हटा देता हूँ। अगर हम अभी रन करें तो बिल्कुल सही है। नाउ एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन, इसमें हम फंक्शन के फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को समझेंगे। लेफ्ट साइड में आप जो प्रोग्राम देख रहे हैं इसे ही अभी हमने एग्जाम्पल में बनाया था। यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये मेन फंक्शन है और इसमें हमने printf में 1 डॉट हाई फ्रॉम मेन मैसेज को प्रिंट करने को लिखा है। फिर हमने XYZ फंक्शन को कॉल किया है और XYZ फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर है। यहाँ पे हमने ABC फंक्शन को कॉल किया है और ABC फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर है जिसमें हमने
टू डॉट हाई फ्रॉम ABC मैसेज को printf से प्रिंट कराया है। नाउ xyz फंक्शन में ये जो देख रहे हैं आप, हमने प्रिंट कराया है 3 डॉट हाई फ्रॉम xyz। इस फंक्शन के एग्जीक्यूशन के आउटपुट को हम देखेंगे और इस फंक्शन के एग्जीक्यूशन को स्टैक एरिया में जहां पे प्रोग्राम के फंक्शन के लॉजिक एग्जीक्यूट होते हैं उसे देखेंगे। ये जो आप राइट साइड में देख रहे हैं ये स्टैक एरिया है, ये वो एरिया है जहां पे फंक्शन का लॉजिक एग्जीक्यूट होता है। हम जिस फंक्शन को कॉल करते हैं उस फंक्शन का स्टैक बनता है और फिर स्टैक के एग्जीक्यूशन के कंप्लीट होने के बाद वो स्टैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस प्रोग्राम में ये मेन फंक्शन है और मेन फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होता है। तो मेन फंक्शन का ब्लॉक सबसे पहले स्टैक एरिया में बनेगा। ये मेन फंक्शन का स्टैक है और इसमें हमने printf और xyz फंक्शन को कॉल किया है। printf प्री डिफाइंड फंक्शन है और printf फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन हेडर फाइल में किया गया है। हम बेसिकली यूजर डिफाइंड फंक्शन के कॉल की बात कर रहे हैं। printf फंक्शन कॉल होगा, उसका भी स्टैक बनेगा, बट हमारा कॉन्सेंट्रेशन यूजर डिफाइंड फंक्शन जो कि xyz और abc फंक्शन है उसके बारे में है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही printf फंक्शन कॉल होगा हमें आउटपुट में 1 डॉट हाई फ्रॉम मेन मिलेगा। इसके बाद xyz फंक्शन कॉल हो रहा है। जैसे ही xyz फंक्शन कॉल होगा कंट्रोल xyz फंक्शन के पास जाएगा और xyz फंक्शन के लॉजिक को एग्जीक्यूट करेगा। इसके लिए स्टैक एरिया में xyz फंक्शन का एक ब्लॉक बनेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये xyz फंक्शन स्टैक एरिया में एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करेगा। जैसे ही हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं उसका लॉजिक स्टैक एरिया में एग्जीक्यूट होता है। इसके लिए एक स्टैक बनता है और स्टैक को हम स्टैक फ्रेम कहते हैं। यहाँ पे हमने xyz में abc फंक्शन को कॉल किया है। जैसे ही abc फंक्शन कॉल होगा कंट्रोल abc फंक्शन के पास जाएगा और abc फंक्शन का एक स्टैक एरिया में बनेगा। नाउ abc फंक्शन का स्टैक एरिया में क्रिएट हुआ। इसके बाद printf फंक्शन कॉल होगा और हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, 2 डॉट हाई फ्रॉम abc। जैसे ही abc फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा कंट्रोल रिटर्न abc फंक्शन के पास आएगा। जैसा कि अब कंट्रोल वापस xyz फंक्शन में आ चुका है तो इसके बाद printf फंक्शन कॉल होगा और न्यू लाइन के बाद हमें आउटपुट में 3 डॉट हाई फ्रॉम xyz मिलेगा। और स्टैक एरिया से ये जो abc फंक्शन का स्टैक है ये पॉप आउट हो जाएगा, मतलब रिमूव हो जाएगा। इसके बाद नाउ xyz फंक्शन अब एग्जीक्यूट हो चुका है और कंट्रोल वापस मेन फंक्शन में रिटर्न बैक जाएगा। नाउ इस स्टैक एरिया से अब xyz फंक्शन पॉप आउट हो जाएगा। नाउ फाइनली मेन फंक्शन स्टैक एरिया से पॉप आउट हो जाएगा। इस तरह से स्टैक एरिया में अब कोई फंक्शन का एग्जीक्यूशन नहीं है। तो इस तरह से हमने फंक्शन के एग्जीक्यूशन को समझा, फंक्शन के एग्जीक्यूशन को स्टैक एरिया में समझा। कैसे फंक्शन का एग्जीक्यूशन जब होता है तो स्टैक एरिया में ब्लॉक बनता है और एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद वो ब्लॉक पॉप आउट हो जाता है। चलिए आगे हम फंक्शन पैरामीटर के बारे में समझते हैं। फंक्शन पैरामीटर्स, अगर हम फंक्शन पैरामीटर्स की बात करें तो फंक्शन पैरामीटर्स में सबसे पहले हम एक्चुअल पैरामीटर की बात करेंगे। एक्चुअल पैरामीटर को हम एक्चुअल आर्गुमेंट भी कहते हैं। पैरामीटर मतलब पास्ट वैल्यू जो हम फंक्शन कॉल स्टेटमेंट पर रखते हैं उसे हम एक्चुअल पैरामीटर कहते हैं। एक्चुअल पैरामीटर को पास करने का सिंटेक्स कुछ इस तरह से होगा, फंक्शन नेम विद इन पैरेंथेसिस एक्चुअल पैरामीटर। ये फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है और उसके पैरेंथेसिस में हम एक्चुअल पैरामीटर को पास करेंगे। इसके एग्जांपल को अगर हम देखें तो सपोज एडिशन नाम का एक फंक्शन जिसे हम कॉल कर रहे हैं, यहाँ पर एडिशन एक फंक्शन है जिसे हम कॉल कर रहे हैं और हमने पैरेंथेसिस में a और b को पास किया। यहाँ पर a और b दो इंटीजर वेरिएबल है और a में 10 असाइन है और b में 20 असाइन है। तो इस तरह से जो फंक्शन कॉलिंग में हम वेरिएबल को पास करते हैं या फिर वैल्यू को पास करते हैं उसे हम एक्चुअल पैरामीटर कहते हैं। चलिए अब हम फॉर्मल पैरामीटर को समझते हैं। फॉर्मल पैरामीटर को हम फॉर्मल आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं। पैरामीटर्स यहाँ पर रिसीव्ड वैल्यू जो फंक्शन डेफिनेशन स्टेटमेंट में होता है उसे हम फॉर्मल पैरामीटर्स कहते हैं। अगर हम इसके सिंटेक्स को समझें तो यहाँ पर फंक्शन डेफिनेशन में ये जो आप स्टेटमेंट देख रहे हैं ये फंक्शन डेफिनेशन है, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और विद इन पैरेंथेसिस हमने फॉर्मल पैरामीटर्स को रखा है। अगर हम इसे एक एग्जांपल से समझें तो ये फंक्शन डेफिनेशन का प्रोटोटाइप है, रिटर्न टाइप वॉइड फंक्शन नेम एडिशन, और ये जो पैरेंथेसिस में आप देख रहे हैं इंट x और इंट y ये फॉर्मल पैरामीटर्स है। एक्चुअल पैरामीटर का वैल्यू a का वैल्यू x में जाकर स्टोर होगा और b का वैल्यू y में स्टोर होगा। चलिए अब हम रिटर्न स्टेटमेंट को समझते हैं। रिटर्न स्टेटमेंट फंक्शन का टर्मिनेशन स्टेटमेंट होता है। रिटर्न स्टेटमेंट से फंक्शन टर्मिनेट करता है, या फिर हम इस तरह से समझ सकते हैं कि रिटर्न स्टेटमेंट के बाद कंट्रोल वापस फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट में आ जाता है। इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से होता है, रिटर्न कीवर्ड्स
और फिर वैल्यू देन सेमीकोलन। फॉर एग्जाम्पल रिटर्न 100 सेमीकोलन। सी लैंग्वेज में फंक्शन एक से अधिक वैल्यू को रिटर्न नहीं कर सकता। ध्यान दीजिएगा, हम फंक्शन से सी लैंग्वेज में एक से अधिक वैल्यू को रिटर्न नहीं करा सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रिटर्न करते हैं रिटर्न 100 200, तो यहाँ पे कंपाइलर एरर तो क्रिएट नहीं करेगा, बट ये 200 वैल्यू जो लास्ट वैल्यू है उसे रिटर्न करेगा। तो हमें फंक्शन द्वारा एक से अधिक वैल्यू को रिटर्न नहीं करना चाहिए, बट ध्यान दीजिएगा अगर हम ऐसा करते हैं तो कंपाइल टाइम एरर नहीं होगा, बल्कि जो लास्ट वाला वैल्यू है वो रिटर्न होगा। बट ऐसा करना नहीं चाहिए, इसका कोई सेंस नहीं बनता। फंक्शन के रिटर्न स्टेटमेंट के बाद फंक्शन किसी और स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करता। मतलब रिटर्न स्टेटमेंट के बाद हम कोई और स्टेटमेंट फंक्शन में यूज नहीं करेंगे। अगर फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड हो, इसका मतलब फंक्शन कोई वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहा है और हमें फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। लेट अस सपोज हमने फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल डिक्लेयर किया, इंट a जिसमें 5 असाइन है और b में 4 असाइन है। ना अगर हम रिटर्न स्टेटमेंट में लिखते हैं रिटर्न a, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि फंक्शन एक वैल्यू को रिटर्न करता है। ना अगर हम लिखते हैं रिटर्न a प्लस b, तो फंक्शन के रिटर्न स्टेटमेंट में हम एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम लिखते हैं रिटर्न a कॉमा b, तो इसमें कोई कंपाइल टाइम एरर तो नहीं होगा, बट एज पर द कोडिंग स्टैंडर्ड ये रॉन्ग है। तो रिटर्न के साथ हमें दो वैल्यू लिखना कोई सेंस नहीं बनता। चलिए अब हम फंक्शन के पैरामीटर्स, एक्चुअल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर और रिटर्न स्टेटमेंट को एक एग्जाम्पल में समझते हैं। फंक्शन पैरामीटर्स एंड रिटर्न वैल्यू इन एग्जाम्पल। यहाँ देखिएगा, ये सबसे पहले ये फंक्शन डेफिनेशन है, रिटर्न टाइप इंट है और फंक्शन का नाम कैलकुलेट है। और ये जो आप देख रहे हैं ये फॉर्मल पैरामीटर है और विद इन कर्ली ब्रेसेस हमने यहाँ पर इंट टाइप का सम वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसमें एक्स और वाई को सम कर रिटर्न सम को हमने रिटर्न किया है। यहाँ पर सम का डेटा टाइप इंट है, इसलिए फंक्शन का रिटर्न टाइप भी इंट होगा। नाउ अब हम मेन फंक्शन को डिफाइन करेंगे। ये मेन फंक्शन है और मेन फंक्शन के बॉडी के अंदर इंट टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया a जिसमें 10 असाइन है, b जिसमें 20 असाइन है और c। और ये जो कैलकुलेट फंक्शन को हमने कॉल किया है, दिस इज एक्चुअली कॉलिंग स्टेटमेंट और इसमें हमने a और b को पास किया है। ये a और b एक्चुअल पैरामीटर है और x और y फंक्शन डेफिनेशन के प्रोटोटाइप में है, वो फॉर्मल पैरामीटर है। और जो रिटर्न सम देख रहे हैं वो रिटर्न वैल्यू है। यहाँ पर a इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है जिसमें 10 असाइन है, b इंटीजर टाइप का वेरिएबल जिसमें 20 असाइन है और c वेरिएबल में अभी गार्बेज वैल्यू असाइन है। जैसे हम कैलकुलेट फंक्शन को कॉल करेंगे, कंट्रोल कैलकुलेट फंक्शन में जाएगा, यहाँ पर दो वेरिएबल क्रिएट होगा जो कि फॉर्मल पैरामीटर वाला वेरिएबल है, वेरिएबल x जिसमें a का वैल्यू स्टोर होगा 10 और वेरिएबल y जिसमें स्टोर होगा b का वैल्यू 20। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं एक्चुअल पैरामीटर का जो वैल्यू होगा वो फॉर्मल पैरामीटर में जाकर असाइन होगा। जैसे ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, x और y का वैल्यू सम होकर सम वेरिएबल में असाइन होगा जो कि 30 होगा। जैसे रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फंक्शन का वैल्यू वापस रिटर्न आएगा टू द कॉलिंग स्टेटमेंट और ये जो वैल्यू है 30 वो c में जाकर असाइन होगा। ना c का वैल्यू अब 30 होगा, तो इस तरह से रिटर्न वैल्यू c में असाइन होगा। तो इस तरह से हमने समझा एक्चुअल पैरामीटर का वैल्यू फॉर्मल पैरामीटर में जाकर असाइन होता है और रिटर्न वैल्यू फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट वापस रिटर्न होता है। चलिए अब हम इस एग्जाम्पल को प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। अब हम अगर एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर हम ABC फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर आर्ग्यूमेंट को पास कर सकते हैं, पैरामीटर को पास कर सकते हैं। ये क्या होता है, अगर सपोज हमने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का a और मैंने उसमें असाइन किया 10। नाउ मैंने एक और एक वेरिएबल डिक्लेयर किया b और उसमें असाइन किया 20। नाउ अगर हम इस a और b के वैल्यू को इस ABC फंक्शन में एक्सेस करें, मैंने यहाँ पर लिखा वैल्यू ऑफ a। नाउ ये इंटीजर टाइप का है, हम यहाँ पर %d यूज करेंगे। नाउ कॉमा देकर वेरिएबल का नाम a। नाउ इस तरह से अगर हम यहाँ पर वैल्यू ऑफ b को भी देखना चाहते हैं, तो मैंने लिखा यहाँ पर printf और /n के बाद मैंने लिखा वैल्यू ऑफ b। नाउ %d इंटीजर्स के लिए और नाउ कॉमा दे वेरिएबल का नेम b, नाउ सेमीकोलन। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये मेन फंक्शन है और मेन फंक्शन के अंदर मैंने जो यहाँ पर a और b वेरिएबल बनाया है उसे हम ABC फंक्शन में एक्सेस करना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है।
अगर किसी फंक्शन के अंदर हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो उस फंक्शन का लोकल वेरिएबल होता है और उसका स्कोप विद इन द फंक्शन होता है। मतलब अगर हम इसे मेन के बाहर एक्सेस करना चाहे तो यहाँ पर एरर होगा, ए और बी का वैल्यू हमें यहाँ पे नहीं मिलेगा। चलिए इसे रन करके देखते हैं। दिस इज एक्चुअली कंपाइल टाइम एरर। नाउ अगर हम मेन फंक्शन में जो वेरिएबल ए और बी को डिक्लेयर किए हैं, अगर इसके वैल्यू को हम एबीसी में एक्सेस करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें इसे एज ए पैरामीटर पास करना होगा। इनडायरेक्टली हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। पास करने के लिए हम यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर वेरिएबल का नाम लिखेंगे ए कॉमा बी। हम यहाँ पर दो वेरिएबल ए और बी को पास कर रहे हैं। अगर हम ए और बी दो वेरिएबल को पास कर रहे हैं तो फंक्शन कॉल में लिखा गया जो वेरिएबल हमने पास किया है उसे हम कहेंगे एक्चुअल पैरामीटर या फिर एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। मैं यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ ACTUL एक्चुअल पैरामीटर। ना ये जो ए और बी देख रहे हैं आप, जो हम यहाँ पर पास कर रहे हैं, ये एक्चुअल पैरामीटर है। एक्चुअल पैरामीटर का वैल्यू यहाँ पर ABC जो फंक्शन प्रोटोटाइप में है वहाँ पे हमें एक्सेप्ट करना होगा या फिर रिसीव करना होगा। इसके लिए हमें दो वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर करना होगा। ए का वैल्यू इंटीजर टाइप का है इसलिए हम यहाँ पे भी डेटा टाइप इंटीजर टाइप का लेंगे। नाउ इंट ए की जगह पे हम एक्स भी लिख सकते हैं। आप वेरिएबल का नेम सेम भी रख सकते हैं या फिर आप कुछ और भी रख सकते हैं। एक्चुअली लोकल वेरिएबल है ये, इस ABC फंक्शन का लोकल वेरिएबल है। हम यहाँ पर एक्स लिख रहे हैं फिलहाल। नाउ कॉमा देकर इंट वाई। नाउ ए का वैल्यू एक्स में जाकर कॉपी होगा और बी का वैल्यू वाई में जाकर कॉपी होगा। एक्चुअली यहाँ पर कॉल बाय वैल्यू भी हो रहा है जिसे हम आगे के आने वाले लेक्चर में से समझेंगे। बट फिलहाल के लिए अभी ए का वैल्यू एक्स में आ रहा है और बी का वैल्यू वाई में आ रहा है। नो अगर हम यहाँ पर लिख दें वैल्यू ऑफ एक्स और यहाँ पर हम वेरिएबल का नाम लिख देते हैं एक्स। नो वैल्यू ऑफ वाई और यहाँ पर हम लिख देते हैं वाई। नाउ ए और बी का वैल्यू अब जाकर एक्स और वाई में असाइन है और हम उसे एक्सेस कर सकते हैं ABC फंक्शन में। नाउ यहाँ पर जो हमने फंक्शन डेफिनेशन में जो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट रखा है, ये फंक्शन डेफिनेशन वाले आर्ग्यूमेंट को हम कहेंगे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट या फिर पैरामीटर। चलिए अब हम इसे रन करके देखते हैं। यहाँ पर हमने f को मिस किया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट f। अब अगर हम इसे रन करें तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आउटपुट में क्या मिला, हाय फ्रॉम मेन, ये मैसेज। नाउ ABC जब कॉल हुआ तो a का वैल्यू x में और b का वैल्यू y में। नाउ यहाँ पे आउटपुट में देखिए वैल्यू ऑफ x 10 और वैल्यू ऑफ y 20। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे हम एक फंक्शन के वेरिएबल को दूसरे फंक्शन में पास कर सकते हैं। जो वेरिएबल हम फंक्शन कॉलिंग में रखेंगे उसे हम एक्चुअल पैरामीटर कहेंगे और जो फंक्शन डेफिनेशन में होगा उसे हम फॉर्मल पैरामीटर कहेंगे। नाउ अब जो हम इंपॉर्टेंट चीज़ देखने जा रहे हैं कि एक फंक्शन वैल्यू को रिटर्न करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फंक्शन वैल्यू को कैसे रिटर्न करता है। नाउ यहाँ पर हम सिंपली एक रिटर्न स्टेटमेंट यूज करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा रिटर्न कीवर्ड RETURN, रिटर्न एक कीवर्ड है। नाउ अब हमें वैल्यू को लिखना है। मैं यहाँ पे वैल्यू में 100 लिख रहा हूँ। तो ये जो फंक्शन है ABC 100 रिटर्न कर रहा है। 100 इज इंट टाइप। नाउ अब हमें यहाँ पर रिटर्न टाइप वॉइड नहीं लिखना है। हमने वॉइड क्यों लिखा था, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ABC फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा था, अब ये रिटर्न कर रहा है। और रिटर्न क्या कर रहा है, 100। 100 का टाइप क्या है, इंट। तो हमें यहाँ पर इंट लिखना है। नाउ यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इंट। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, अब तक हमने जो मेन फंक्शन बनाया उसमें हमने यहाँ पे वॉइड लिखा है। क्यों लिखते आ रहे हैं हम मेन फंक्शन में रिटर्न टाइप में वॉइड, क्योंकि मेन फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। अगर फंक्शन रिटर्न ना करे तो हमें रिटर्न टाइप वॉइड यूज करना है, और अगर फंक्शन रिटर्न करे तो जो डेटा टाइप का वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो रिटर्न टाइप हमें यहाँ पे लगाना है। ना ये जो 100 रिटर्न करेगा ये यहाँ पर रिटर्न होकर आएगा, और यहाँ पर वो वैल्यू हम चाहे तो किसी वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं, बट फिलहाल मैं यहाँ पे असाइन नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ और हम यहाँ पे लिख देते हैं एक मैसेज प्रिंटफ में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिटर्न वैल्यू और %d जो कि इंटीजर टाइप का होगा। नाउ कॉमा देकर हम यहाँ पर फंक्शन कॉल करेंगे ABC और यहाँ पर पास करेंगे वेरिएबल a को और b को एज ए एक्चुअल पैरामीटर। नाउ अब जो आप देख रहे हैं यहाँ पर फंक्शन कॉल हो रहा है
और ये जो 100 रिटर्न आ रहा है इन टाइप का, वो रिटर्न हमें यहाँ पर मिलेगा। मतलब जब फंक्शन वापस रिटर्न आता है तो अपने साथ वैल्यू लेकर के आता है, और यहाँ पर हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, 100। चलिए इसे अब हम रन करके देखते हैं। देखिए आउटपुट में क्या मिला हमें, रिटर्न वैल्यू 100। नाउ अगर हमें फर्दर यूज करना हो उस वैल्यू का, तो हम इसे यहाँ नहीं लिखेंगे और यहाँ पर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। मैंने इस वेरिएबल का नाम रखा c, और वो भी इंटीजर टाइप का है। नाउ यहाँ पे हम फंक्शन कॉल करेंगे bc को, और वो जो वैल्यू रिटर्न होगा, एक मिनट यहाँ से हम इसे हटा देते हैं। नाउ वो जो वैल्यू रिटर्न होगा उसे हम c में असाइन करेंगे। नाउ अब जो वैल्यू रिटर्न होकर आ रहा है, यहाँ पर रिटर्न वैल्यू क्या आएगा, आपको पता है 100 रिटर्न आ रहा है, ये 100 जाकर c में असाइन होगा। नाउ जो वैल्यू फंक्शन रिटर्न करेगा वो c में असाइन होगा, और हम यहाँ पर c वैल्यू को शो करेंगे printf में। नाउ तो अगर हमें वैल्यू को, रिटर्न वैल्यू को फर्दर यूज़ करना हो तो उसे हम किसी वेरिएबल में असाइन कर लेंगे। चलिए अब हम इसे बिल्ट और रन करके देखते हैं। नाउ देखिए आउटपुट में क्या मिला हमें, रिटर्न वैल्यू 100। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे एक वैल्यू हम फंक्शन से रिटर्न भी कर सकते हैं। नाउ एक्चुअली जो किसी फंक्शन का आउटपुट होता है, रिजल्ट होता है, उसे हम रिटर्न करते हैं। चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल में देखते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर एडिशन नाम का एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। मैं यहाँ पर इस फंक्शन का नाम चेंज कर रहा हूँ, मैं इसका नाम रख देता हूँ एडिशन। नाउ ये एडिशन नाम का फंक्शन है, तो अब हम कॉल भी एडिशन फंक्शन को करेंगे। नाउ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडिशन। नाउ और हमें इस एक्स वाई को यहाँ पर शो नहीं करना है, अब हमें इन दोनों का सम करना है। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ इंटीजर टाइप का सम, और उसमें x प्लस वाई को सम करके असाइन कर देता हूँ। नाउ अब ये जो फंक्शन रिटर्न करेगा वो सम को रिटर्न करेगा। नाउ जो दोनों वेरिएबल का सम, जो सम वेरिएबल में असाइन है, उसे हम रिटर्न करेंगे, और सम भी int टाइप का है तो हम यहाँ पर रिटर्न टाइप int ही यूज करेंगे। नाउ ये जो वैल्यू रिटर्न होकर आएगा वो c में असाइन होगा, और हम यहाँ पर मैसेज में लिख देते हैं जो हमें वैल्यू मिल रहा है वो सम ऑफ 2 नंबर मिल रहा है। नाउ हम यहाँ पर लिख देते हैं सम ऑफ 2 नंबर्स, और वो वैल्यू c में असाइन है। नाउ ये एक्चुअल पैरामीटर स्टेटमेंट कमेंट वाला हम यहाँ से हटा देते हैं, और इसे हम यहाँ लिख देते हैं नाउ। तो इस तरह से देखिए हमने एक प्रोग्राम बनाया है जहाँ पर हमने फंक्शन से 2 नंबर को सम किया है, और ये फंक्शन सम को रिटर्न कर रहा है। नाउ ये एक प्रोग्राम है जिसमें हमने फंक्शन से 2 नंबर का एडिशन को देखा। चलिए इसे रन करके देखते हैं। देखिए क्या आ रहा है, सम ऑफ 2 नंबर 30। नाउ अगर हमें यूज़र से वैल्यू लेना हो तो मैं इसे यहाँ रिमूव कर देता हूँ, वैल्यू को a का और b के वैल्यू को भी। नाउ अगर यूज़र से वैल्यू लेना हो तो हम यहाँ पर printf एक मैसेज लिखेंगे यूज़र के लिए /n इंटर 2 नंबर्स। ये मैसेज पढ़कर यूज़र 2 नंबर को इंटर करेगा। नाउ यहाँ पर हम scanf को यूज करेंगे, और %d a के लिए, %d b के लिए, नाउ कॉमा देकर एड्रेस ऑफ a, नाउ कॉमा देकर एड्रेस ऑफ b, नाउ सेमीकोलन। चलिए इसे हम बिल्ट और रन करके देखते हैं। नाउ देखिए मैसेज क्या है, इंटर 2 नंबर। मैंने नंबर इंटर किया 10, पहला नंबर a में और दूसरा नंबर b में 20। नाउ आउटपुट में क्या मिला, सम ऑफ 2 नंबर 30। तो सिंपली इस तरह से हमने देखा कि कैसे हम प्रोग्राम बना सकते हैं फंक्शन की हेल्प से। हम यहाँ पर और भी फंक्शन बना सकते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिए। नाउ फिलहाल हम अभी आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में ये सब कुछ देखने वाले हैं। हम फंक्शन के एग्जाम्पल को जो देखेंगे उसमें बहुत सारे प्रोग्राम आपको मिलेंगे। तो अभी मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। नाउ फंक्शन के वीडियो लेक्चर कंप्लीट करने से पहले फंक्शन के प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन। एक प्रोग्राम कलेक्शन ऑफ फंक्शन होता है, और सभी फंक्शन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। फंक्शन का एक यूनिक नेम होना चाहिए, और वो पैरेंथेसिस के आगे लिखा होता है। सभी फंक्शन का डिक्लेरेशन, डेफिनेशन और कॉल होना चाहिए। फंक्शन का डेफिनेशन किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, मतलब किसी फंक्शन को हम पहले या बाद में डिफाइन कर सकते हैं। प्रोग्राम का कंपाइलेशन टॉप से बॉटम की ओर होता है, लेकिन प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होता है, और प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन पे ही खत्म होता है। फंक्शन तभी एक्टिवेट होता है जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं। अगर हम किसी फंक्शन को कॉल ना करें तो फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता है।
किसी भी फंक्शन से हम किसी दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। नाउ आज के वीडियो लेक्चर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, अ फंक्शन कैन बी एक्टिवेटेड ओनली व्हेन इट इज। मतलब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। फंक्शन तभी एक्टिवेट होता है जब इसे हम ए डिक्लेयर करते हैं, बी डिफाइन करते हैं, सी इन्वोक करते हैं और डी रिटर्न करते हैं। आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, क्योंकि सी लैंग्वेज की सीरीज के अंत में जो सबसे ज़्यादा और सबसे सही आंसर देगा उसे प्राइज भी दिया जाएगा। और आज के वीडियो लेक्चर में आपने जो भी सीखा समझा अपने दोस्तों को सिखाएं, समझाएं, क्योंकि जैसा कहते हैं नॉलेज ग्रो व्हेन शेयर्ड। और हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोग्रामिंग सीख सके। थैंक यू एंड टेक केयर।